मैं कह सकता हूं कि भारत के लोकतंत्र में समावेश करने की यह क्षमता यदि कहीं से आई है तो हमारी परंपरा से आई है, हमारी संस्कृति से आई है। जैसा मैंने पहले कहा कि यह भाव हमारी परंपरा और संस्कृति में ही निहित है। भारत में बहुत ही पुरानी व्यवस्था रही है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली राजा क्यों न हो, उसे जन भावना के अनुरूप ही काम करना पड़ता है। हमारी प्राचीन परंपरा तो यह रही है कि जब राजा का राज तिलक होता था तो राजा बोलता था अदंडे उष्मी, अदंडे उष्मी, यानी कोई मुझे दंड नहीं दे सकता है। तो जो राज तिलक कराने वाला जो होता था पुरोहित, वह उसके ऊपर पलाश के पत्ते से मारते हुए उसके सिर पर वह चलाते हुए कहता था धर्म दंड्योज, धर्म दंड्योज, धर्म दंड्योज, तुम्हें धर्म दंडे दे सकता है, तुम्हें धर्म दंडे दे सकता है। यह व्यवस्था यदि कहीं पर मिलेगी तो केवल और केवल भारत में मिलेगी। भारत की कैसा समावेशी लोकतंत्र है। मैं कहूंगा जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूं उसके एक पक्ष की लोग आलोचना करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा एक पक्ष को यदि उसके छोड़ दिया जाए जिसकी लोग आलोचना करते हैं, चाहे राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की भी भावनाओं का आदर करना वह अपना धर्म मानता था। समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे ऊपर समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उंगली उठाई है, हमारी नीयत पर, हमारी मनसा पर संदेह किया है, तो अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी उन्होंने अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। यह भी यदि देखने को मिलेगा तो केवल और केवल भारत में ही देखने को मिलेगा, दुनिया के किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। यदि भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास के पन्नों को यदि आप पलट कर देखें, एक से एक इतिहासकार हुए, और मैं कह सकता हूं कि हर्षवर्धन, यह हमारे सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में भारत में वह थे, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन एक चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आते हैं तो उन्होंने CU की जर्नी टू वेस्ट एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित हुआ था तो मैं उसे देखने गया था। मैंने अपने देश में देखा है किसी बड़े नेता की, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की यदि मीटिंग यदि करानी हो, किसी बड़े व्यक्ति की, उस समय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते थे या नहीं होते थे मैं नहीं जानता, तो उसके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, बहुत सारे सूचनाएं दी जाती हैं, सूचना के माध्यमों से प्रसारण होता है। लेकिन कुंभ का मेला एक ऐसा हमने मेला देखा कि बिना किसी सूचना के लाखों की संख्या में लोग वहां पर प्रयाग के कुंभ में हमको देखने को मिले। और एक राजा सम्राट हर्षवर्धन आते हैं और वहां पर उनके पास जो कुछ भी धन दौलत है, वहां के जो भूखे थे, नंगे थे, भिखारी थे, उनके बीच वितरित कर देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ भूखे नंगे लोग वहां पर शेष बचते हैं तो जो भी उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, आभूषण उतार कर दे देते हैं। फिर भी यदि शेष बचते हैं तो अपने कीमती वस्त्र भी उतार कर उन्हें दान कर देते हैं। यह देखने को यदि हमको कहीं मिला है, यानी समृद्धि के साथ साथ एक मॉरल वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट यदि हमको देखने को मिला है तो केवल और केवल भारत में मिला है। यह भी हमारे समावेशी लोकतंत्र के कारण है। और मैं समझता हूं कि राजशाही के उस काल में उदारता और समावेश का ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे देश के इतिहास में हमको नहीं मिलेगा। भारत के गणतंत्र, लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, आप तो जानते हैं मौर्य काल से ही वैशाली के गणराज्य, कौन नहीं इससे परिचित है। वेदों में यदि आप चले जाइए तो वेदों में भी बहुत सारी समितियां, ग्राम सभाएं, इन सब सारी चीजों की चर्चा यदि मिलेगी तो वह वेदों में ही हमको मिलेगी। और मैं तो
1947 की घटित, जिस समय भारत आजाद हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, उस समय की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक संघर्ष यह शिखर पर था। उसके बावजूद भारत का विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ, लेकिन उस घटना के बाद भी एक उदार, समावेशी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में अपने को स्थापित करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है, तो वह केवल भारत में रहने वाले लोगों के समावेशी भाव के कारण ही ऐसा हो पाया है, नहीं तो शायद यह न हो पाता। भारत जब आजाद हुआ था तो लोग यह मानते थे कि भारत आज तो 2 टुकड़ों में बटा है, भारत कई रियासतों में बटा हुआ है, भारत एक नहीं रह पाएगा, भारत बिखर जाएगा। लेकिन आज मैं वहां पर उल्लेख करना चाहता हूं, यदि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश के एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में भी देखता हूं, तो वहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश के एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में मैं देखता हूं, बाइंडिंग फोर्स के रूप में देखता हूं। करिश्मा किया इन लोगों ने, और जो हमारा संविधान बना है उसमें भी समावेशी भाव की पूरी तरह से झलक मिलती है। हर व्यक्ति को एक डिग्निफाइड जिंदगी, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनकी भी चिंता यदि कहीं पर की गई है तो हमारे भारत के संविधान में उनकी चिंता की गई है। और हमारे समावेशी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत में आप जानते हैं स्वतंत्र प्रेस भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। लेकिन यह सब सारी हकीकत को समझते हुए यदि कोई जुडिशियरी के प्रति, न्यायपालिका के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार करता है और पूरे संसद को यदि बंधक बनाने की कोशिश करता है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या यह इंसाफ है? इसे हम इंसाफ नहीं कह सकते। किसी एक संस्था से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी विधायिका, पूरी की पूरी संसद को हम बंधक बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं सारे अपने विपक्ष में बैठे हुए जितने भी राजनीतिक, उनसे भी मैं करता हूं कि हम सभी यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। भारत देश को हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, महान भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जो धनवान भी हो और ज्ञान और विज्ञान में सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। हम एक ऐसे महान भारत का निर्माण करना चाहते हैं। केवल राजनीतिक पार्टियों में ही भूमिका निभाने वाले लोगों के योगदान से यह नहीं होगा, बल्कि हर भारतीय के योगदान से ही यह संभव है, और यह करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं यह मानता हूं, चाहे हमारी राजनीतिक पार्टी कोई हो, हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के अंदर एक समावेशी भाव होना चाहिए, तभी इस देश में समावेशी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है।